स्टार्ट करें। अब थोड़ा सा फोकस यहीं रखना, स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखो हम टीडीएस की आज क्लास नंबर 3 है। टोटल हमने 2 क्लासेस कर ली हैं और मैं एक बार याद दिला दूं हमने क्या क्या पढ़ लिया और उसके आगे फटाफट करते हैं। अच्छा, टीडीएस की क्लासेस बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको पूछा जाएगा तो आप ऐसा है कि आप बता ही ना पाओ उसके बारे में। जैसा मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं वो आप बता दो बस। टीडीएस की रिटर्न फाइल करना आप सीख जाओ बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, टीडीएस बहुत ईजी है। और नंबर ऑफ क्लासेस भी 8-10 क्लासेस के अंदर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा आपका टीडीएस। हो सकता है उससे पहले भी खत्म हो जाए, बट आपको बहुत अच्छे से समझना है सारी चीजें और दिमाग में बिठा के रखना है। साथ में इसी नोट्स के भरोसे नहीं रहना, अपना भी आपको जो लगता है कि भाई मेरे को ये जरूरत है, ये चीजें समझ आनी चाहिए मुझे, वो आप नोट कर सकते हो साथ साथ। तो टीडीएस हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था टीडीएस कोई अलग टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स ही है। और इसके साथ साथ मैंने कुछ बातें बताई थी जो आपको टीडीएस में पता होना चाहिए, या टीडीएस में आपको क्या क्या काम करना है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था टीडीएस समझने से पहले थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जिसमें मैंने बताया था करीब करीब 5 तरह के टैक्स सोर्सेज होते हैं, आपकी इनकम के सोर्सेज होते हैं। इन सबका जो टोटल होता है उसे आप बोलते हो ग्रॉस टोटल इनकम। पर आपको इस अमाउंट पे टैक्स नहीं देना होता, गवर्नमेंट आपसे कुछ डिडक्शन आपको अलाउ कर देती है कि भाई ये डिडक्शन है, कुछ डिडक्शन गवर्नमेंट ने दे रखा है एटीसी से एटीयू तक। आप उस डिडक्शन को घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसे क्या बोलते थे आप, नेट टैक्सेबल इनकम। और आपको जो टैक्स देना होता था इस अमाउंट पे देना होता था, समझ आ गया था। अच्छा चलो थोड़ा सा और बात करते हैं कि क्या है इंडिया में अभी इस टाइम पे प्रेजेंटली हम कौन सा ईयर समझ रहे हैं, बताओ जरा। 23-24 अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल ईयर, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 23-24 चल रहा है। और इसकी आईटीआर कब फाइल करोगे आप, 24-25 में, यानी 24-25 इसको बोलते हैं आप असेसमेंट ईयर। तो इसके लिए हम चीजों को सीख रहे हैं। अच्छा, इस साल के रेट्स क्या थे वो आपको पता होना चाहिए, और इस साल में कौन कौन से टैक्सेस चल रहे थे, जैसे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम है। तो अभी ये लेटेस्ट यही चल रहा है और इस टैक्स के हिसाब से ही हम समझ रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि हर इंसान के पास, अगर उसकी, ध्यान से सुनो ये पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपके पास सिर्फ बिजनेस इनकम है, आप मतलब बिजनेस के साथ अदर इनकम है, यानी आपके बिजनेस की इनकम भी है, तो आपको हमेशा ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करोगे तब तो कोई बात नहीं, आपके पास अगले साल फिर से ऑप्शन होगा, ओल्ड चाहो तो ओल्ड चूज कर लो, न्यू चाहो तो न्यू चूज कर लो। लेकिन मैंने बताया था अगर आपके पास बिजनेस इनकम है और एक बार आपने न्यू टैक्स रेजिम में चूज कर लिया, इस साल मान लेते हैं मैंने न्यू टैक्स रेजिम में चूज कर लिया, तो अब अगले साल फिर से मुझे कौन सा चूज करना पड़ेगा, न्यू टैक्स रेजिम में। उसके अगले साल फिर से कौन सा चूज करना पड़ेगा, न्यू टैक्स रेजिम में। आपके मन में एक बात आ सकती है, अगर मान लेते हैं बिजनेस बंद हो जाए और मैं जॉब करने लगूं, मेरा काम सिर्फ सैलरी का रह जाए, तो क्या मेरे पास फिर से दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, हाँ फिर से आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएगा, ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू टैक्स रेजिम में। याद आ रहा है। मैं एक बार फिर से सिंपल वर्ड में बोल दूं, अगर आपका बिजनेस नहीं है, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपकी मर्जी है, आप हर साल चूज कर सकते हो, इस साल नया ले लिया, अगले साल ओल्ड टैक्स रेजिम में ले लिया, उसके अगले साल फिर से न्यू ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हर बार आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अगर आप बिजनेस नहीं करते हो तो। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, मतलब रहेगा तो शुरू में तो आपके पास ओल्ड न्यू दोनों ऑप्शन है। जब तक आप ओल्ड चूज करते रहोगे जब तक आपके पास ओल्ड भी ऑप्शन रहेगा, न्यू भी ऑप्शन रहेगा। एक बार जब आपने न्यू चूज कर लिया तो अब आपको हमेशा कहां जाना पड़ेगा, न्यू टैक्स रेजिम में। ठीक है, ये इनकम टैक्स का पार्ट था, ये जो मुझे समझाना था वो इनकम टैक्स का पार्ट था। थोड़ा सा और आगे समझते हैं। न्यू टैक्स रेजिम को पहले समझा आपने और आपको देख के बड़ा आसान लगा होगा कि कोई दिक्कत है नहीं, 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, ऐसे करके 5-5% इधर बढ़ रहे थे, लेकिन ध्यान रखना 20 के बाद सीधा 30 हो गया था, और इधर 3-3 लाख बढ़ रहे थे, ऐसे ही था, 3-3 लाख बढ़ रहे थे इधर। और आपकी क्या इस पे जो भी इनकम आती है पूरा टैक्स देना पड़ता है। सबसे पहले तो अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो एक रिबेट मिल जाएगी। अंडर 7 लाख से कम मतलब अगर 7 लाख भी है तो भी रिबेट मिलेगी, ध्यान रखना। 7 लाख 1 रुपए भी होगी तो रिबेट नहीं मिलने वाली, 7 लाख रुपए तक रिबेट मिल जाएगी आपको। और कितने रुपए की रिबेट मिल जाएगी, जितना आपका टैक्स बनेगा, या फिर 25,000 रुपए तक की पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट मिल जाएगा। ठीक है, यानी उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिबेट लग जाएगा और रिबेट के बाद आपका टैक्स बन जाएगा जीरो। क्लियर है यहां तक। अच्छा मान लेते हैं आपको रिबेट नहीं लग पा रही, आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, 8 लाख है, 9 लाख है, 10 लाख है, ऐसे केस में आपका कुछ टैक्स बनेगा। क्या वही टैक्स देना है या उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको जोड़ के फिर आपका जो टैक्स आएगा वो देना पड़ेगा। और एक और बात बताई थी आपको, राउंड ऑफ लिमिट जो होती है वो कौन सी होती है, 10 रुपए, 10 रुपए के राउंड ऑफ में आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हम समझ रहे हैं इनकम टैक्स, ताकि आपके लिए टीडीएस बड़ा आसान हो जाए, पता चले आपको टीडीएस तो तभी समझ आएगा ना। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ टीडीएस सिखा दो, इनकम टैक्स से उनको कोई लेना देना नहीं होता।
तो सीधा मैं टीडीएस में रटवाने लगूंगा तो आपको क्लियर ही नहीं हो पाएगा। इसी वजह से पहले इनकम टैक्स थोड़ा सा, फिर टीडीएस, आप समझ पाओगे अच्छे से। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, लेकिन मैंने बोला था क्या सिर्फ यही टैक्स देना होता है या कई बार सरचार्ज भी लग जाता है? सरचार्ज भी लग जाता है, लेकिन कब लगेगा सरचार्ज? जब आपकी इनकम जो होगी वो 50 लाख से ऊपर होगी, मतलब 50 लाख तक कमा रहे हो तो आपको सरचार्ज की कोई बात नहीं करनी। लेकिन अगर आप 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, 1 करोड़ 2 करोड़, ये मैंने रेट लिख रखे हैं, इस रेट के हिसाब से आपका सरचार्ज लगता है। याद होगा, हमने पढ़ रखा है पहले, तो दोबारा इस पर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और बात बताया था, क्योंकि सैलरी से रिलेटेड हम टीडीएस में सीखेंगे, इसीलिए मैंने आपको बता दिया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है सैलरी में। अगर आपकी मान लेते हैं इनकम में 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आप सैलरी से, अगर मैं सैलरी की बात कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिक आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, 6 लाख है तो भी, मतलब कितनी भी हो, 50 लाख रुपए आपकी सैलरी हो तो भी ऑटोमेटिक 50,000 का क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद आपकी इनकम काउंट होगी। क्लियर है? तो सैलरी की इनकम वालों को हम 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं, ये नॉर्मल था। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज लिखवाई थी, ये रहा। ये आपको मैंने बोला भी था कि भाई नोट कर लेना। किसी भी टैक्स, सबसे पहले आप ना टैक्स निकालोगे, जो रेट, चाहे आपने ओल्ड चूज किया हो चाहे न्यू चूज किया हो, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? टैक्स कितना आ रहा है। उसके बाद रिबेट घटाओगे अगर अवेलेबल है तो। रिबेट घटाने के बाद जो टैक्स आएगा, अगर रिबेट नहीं है तो फिर आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, सीधा आपका टैक्स आ जाएगा। और उसके बाद पहले सरचार्ज ऐड करना है, याद आ रहा है? सरचार्ज ऐड करना है अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो। और उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करना है। और हमेशा जब सरचार्ज निकालोगे आप तो इस वाले टैक्स पे कैलकुलेट करोगे, और जब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालोगे तो इस वाले टैक्स इस पे कैलकुलेट करोगे 4%। ये बात ध्यान रखना, कई बार लोग गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो टैक्स जो आएगा उसके ऊपर सरचार्ज जोड़ना है 4%, सॉरी जो भी रेट लगे, 10, 15, 25 जो भी रेट लग रहा है। और सेम इसी तरह हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो ये वाला टैक्स का अमाउंट आ रहा है ना, इसका 4% कैलकुलेट करना है। टोटल अमाउंट का 4% कैलकुलेट नहीं करना, टैक्स का 4% कैलकुलेट करना है। समझ आ गया? और फिर ये जो फाइनल आता है ये आपको टैक्स पे करना होता है। तो ये मैंने बोला था, आप नोट कर लेना, होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा एक और बात बताई थी जो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, भाई गवर्नमेंट का टीडीएस का पर्पस क्या होता है? भाई गवर्नमेंट क्यों टीडीएस ले रही है आपसे, काट क्यों रही है, क्यों काटना चाहती है? तो मैंने बताया था मेनली 2 रीजन है। एक तो जो टैक्स अगले साल मिलना है वो इसी साल मिल जाए तो अच्छा नहीं है? नॉर्मल सी बात है भाई, हर गवर्नमेंट चाहती है कि पैसा अभी मिल जाए, जो अगले साल मिलना है वो इस साल मिल जाए। दूसरी, अगर आपका टीडीएस कटा है तो आप अपनी इनकम छुपा नहीं पाओगे। अब अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो आप अपनी इनकम कैसे छुपाओगे बताओ? नहीं छुपा सकते, क्योंकि टीडीएस जब भी कोई काटता है तो उससे आपकी इनकम भी पता चलती है और आपका कितना टीडीएस कटा है वो तो चलो, जो टीडीएस कटा वो तो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, बट आपकी इनकम भी पूरी पता चल जाती है। जैसे मैंने बताया था आपको, मुझे 1 लाख देना है, तो मैं 1 लाख में आपका 10,000 अगर टीडीएस काट के दे रहा हूं, तो मैं जब टीडीएस की रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं बताऊंगा कि इस आदमी को मैंने टोटल पेमेंट की है 1 लाख, उसमें जो मैंने टीडीएस काटा है 10,000। तो इससे गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि सामने वाले की इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए की। समझ आ गया? तो इस वजह से टीडीएस काटने से गवर्नमेंट के लगभग कुछ फायदे हैं, दो मेन फायदे हैं। एक, एडवांस में टैक्स मिल जाता है, दूसरा इनकम सामने वाला छुपा नहीं पाता। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया। और अब हम बात कर रहे थे ओल्ड टैक्स रेजिमे की। अब दिक्कत ये आई थी कि ये मैंने, क्योंकि हमारी क्लास पिछली वाली लेंथी हो गई थी ज्यादा, तो हमने क्या किया था, ओल्ड टैक्स रेजिमे को एक भी क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं किया था। पहले तो रेट याद कर लेते हैं, एक बार रेट याद हो जाने चाहिए। अब रेट कैसे याद रखने हैं, पहले तो बात करते हैं उसकी जिसकी एज 60 साल से कम है। 60 साल हो गई तो फिर वो सीनियर सिटीजन बन जाता है, उस पर रेट अलग लगेंगे। अच्छा, मैन वुमेन पे कोई भी वो नहीं है। अच्छा, एक और बात बता, मतलब आदमियों के लिए अलग टैक्स, औरतों के लिए अलग टैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पुराने टाइम पे होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या है, अगर आप न्यू टैक्स रेजिमे चूज करते हो तो एज से भी कोई मतलब नहीं है। न्यू टैक्स रेजिमे जब मैंने आपको बताया था तो मैंने एज बताई थी कि भाई इतने से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिमे चूज करते हो तो अभी भी इसमें एज फैक्टर है। क्या है, अगर आप 60 साल से कम की आपकी एज है और आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। ये बीच वाले अमाउंट पे, जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि भाई बीच वाले अमाउंट पे टैक्स लगता है, वैसे इसमें भी। और अगर आप 10 लाख से ज्यादा कमाते हो तो 30%। समझ आ गया? 10 लाख से ज्यादा कमाते हो तो 30%। एक काम करते हैं, अभी इसे कैलकुलेट करके देखेंगे। अभी हम 60 साल से नीचे वाले का ही देख रहे हैं, ये दोनों नहीं दिख रहे। लेकिन क्या इसमें भी रिबेट मिलेगी? क्या अगर आपने, मैंने अभी आपको बताया न्यू टैक्स रेजिमे चूज किया था तो आपको रिबेट मिली थी, तो क्या अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिमे चूज करते हो तो भी आपको रिबेट मिलेगी? हाँ, लेकिन रिबेट कम हो जाएगी। पहली बात, ओल्ड टैक्स रेजिमे में 5 लाख रुपए तक की ही आपकी इनकम है, 5 लाख रुपए तक इनकम है
तो आपको क्या रिबेट मिलेगी, अगर 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हो गई तो आपको रिबेट नहीं मिलने वाली, और रिबेट का अमाउंट भी कम हो जाएगा, 12,500 रुपए। समझ आ गया, 12,500 रुपए। अच्छा, अब क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ओल्ड में भी लगता था, न्यू में भी लगेगा, न्यू में भी लगता था, ओल्ड में भी लगेगा? हाँ बिल्कुल, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दोनों में लगेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ क्या सरचार्ज भी लगेगा? हाँ भाई, वही, बस सरचार्ज का रेट चेंज हो जाएगा। कौन सा? लास्ट वाला स्लैब चेंज होगा, बस लास्ट वाला स्लैब चेंज होगा, बाकी सारे के सारे स्लैब सेम है। समझ आ गया? अब आप बोलोगे यार एक काम करते हैं ना, एक कैलकुलेट करके देखते हैं, ये वाली बातें मैंने आपको बताई दी है, तो एक फटाफट कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। मान लेते हैं मैं आपको आपको 2 मिनट दूंगा, मैं, आप सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन। मान लेते हैं मेरी एज है 28 ईयर्स, ठीक है, मेरी एज है 28 ईयर्स, और मेरी जो सैलरी की इनकम है, अब अच्छे से कैलकुलेट करना, मैं आपको थोड़ा सा डीप लेके जा रहा हूं। मेरी सैलरी की इनकम है, मान लेते हैं 12 लाख रुपए, ठीक है, मेरी सैलरी की इनकम है 12 लाख रुपए, और और कोई इनकम नहीं है, या अदर सोर्स ले लेते हैं, अदर सोर्स मेरी और इधर उधर की इनकम है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मेरी इधर उधर से भी मैं कमा लेता हूँ। इधर उधर कौन सा बताओ? वो 5 ऐड थे ना, सबसे आखिरी वाला ऐड। मान लेते हैं ड्रीम इलेवन से कमाया, वैसे तो ड्रीम इलेवन में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, आप कभी नहीं जीतोगे, ये 100% है। तो ये सट्टे वट्टे चीजों के से दूर ही रहना चाहिए, यूथ आजकल पीछे भाग रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो नहीं लगाना, ठीक है। दूसरी चीज, ये दोनों आपकी इनकम है, ध्यान रखना, 12 लाख रुपए आप सैलरी से कमाते हो, और 1 लाख रुपए आपका अदर सोर्स से। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, आपने ना कहीं कहीं पे एलआईसी वगैरह में पैसे लगा रखे हैं, याद है मैंने आपको बताया था एटीसी से एटीयू तक, जो आपने एलआईसी वगैरह में पैसे लगा रखे हैं, वो मान लेते हैं, मैं अभी मान के चल रहा हूं कि 2 लाख रुपए आपने टोटल, मतलब अब 2 लाख तो अलाउड होता नहीं है, अभी जब मैं डिडक्शन पढ़ाऊंगा तो अच्छे से ये पॉइंट आपको समझा दूंगा, बट अभी मैं मान के चल रहा हूं कि 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए मैंने एटीसी से एटीयू तक लगा रखा है, ठीक है। अब आप तो पहले तो इसका ना क्या फाइल करके दिखाओ मुझे, मतलब आप पहले तो टैक्स कैलकुलेट करो, टैक्स कैलकुलेट करो एज पर ओल्ड स्कीम, एज पर ओल्ड टैक्स रेजिमे, ओल्ड टैक्स रेजिमे से आप मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कि इसका टैक्स कितना बनना चाहिए। फटाफट, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। अच्छा, अगर आप भूल जाओ तो मैं आपको याद दिला दूं, सैलरी डायरेक्ट 12 लाख मत कैलकुलेट करना, 12 लाख में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको, तो जो सैलरी की आपकी इनकम मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी? 11.5 लाख। पॉइंट समझ आया ना? सैलरी पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, एक बात और बता दूं जिसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक बार सुन लो, 22 इससे पिछला वाला जो साल था, उसमें अगर आप ओल्ड स्कीम लेते हो, ओल्ड स्कीम लेते थे, यानी ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो ही आपको ये डिडक्शन मिलती थी। न्यू टैक्स रेजिम में लेते थे, पिछले साल की बात है, सॉरी। तो मैं क्या कह रहा हूं, पिछले साल की क्या बात है, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में लेते थे तो आपको सैलरी पे 50,000 की डिडक्शन मिलती थी, अगर न्यू टैक्स रेजिम में लेते थे तो आपको सैलरी पे 50,000 की डिडक्शन नहीं मिलती थी। ये पिछले साल की बात है, अगर किसी को पिछले साल के बारे में थोड़ा सा पता है, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर आप इस साल की बात करो तो चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करो, चाहे आप न्यू टैक्स रेजिम में चूज करो, आपको सैलरी पे 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, तो आपकी सैलरी सीधा आप 50,000 घटा के बात करोगे इनकम की। समझ आ गया? चलो अब फटाफट आप मुझे ये थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाओ। 39,000 आपने बोला, और बाकी बताओ भाई, और ऑनलाइन वाले भी प्लीज सॉल्व करो इसे, चाहे तो आप थोड़ा सा वीडियो भगा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, जब तक मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, बट आपको ये सॉल्व करना है, और सॉल्व करके ही आगे वीडियो देखना, डायरेक्ट मेरे सॉल्यूशन पे बैठना नहीं।
ओल्ड टैक्स रेजिमे से चूज करना है, पता है ना वो। सॉल्यूशन दिखा दूं वो रेट दिखा दूं। रेट दिखा देता हूं मैं एक बार। अगर किसी को रेट में डाउट है तो एक बार मैं रेट दिखा देता हूं आपको। ये रहा, ये रेट है, फटाफट देख लो। हो गया? कितना बताया आपने एग्जैक्ट? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह सब जोड़ जाड़ के ना, रिबेट मिलेगी इसको। 12 लाख पार हो रहा है। लेकिन टैक्सेबल इनकम देखनी है आपको, ध्यान रखना। टैक्सेबल इनकम देखनी है कि वो 5 लाख से ज्यादा, नेट टैक्सेबल इनकम वो 5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तो रिबेट नहीं मिलेगी। 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिल जाएगी। बोलो भाई प्लीज, बाकी लोग बताओ। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार। साकिब क्या हुआ? क्या हुआ भाई? ओ, क्या नाम है, निखिल क्या हुआ? जतिन आपका भी नहीं हो रहा क्या? प्रेमपाल, नींद तो नहीं आ रही? 1,87,000 का टैक्स? 1.5 लाख की डिडक्शन थी ना, 1.5 लाख। बिल्कुल, सब कुछ पूरा प्रॉपर टैक्स कैलकुलेट करना है ना आपको। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बस बहुत हो गया, मैं देख लिया कि भाई आप कितने तेज तेज काम कर रहे हो। इतनी तेज काम नहीं चलेगा भाई, थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा आपको। चलो तो इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। हम्म सबसे पहले तो इसकी इनकम देखते हैं कितनी है, पहले तो इनकम देखते हैं भाई, टैक्स तो बाद में कैलकुलेट होगा। भाई सैलरी की इनकम इसकी थी 12 लाख, मैं एक बार ठीक से लिखता हूँ। सैलरी की इनकम थी 12 लाख, लेकिन 50,000 तो घट जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो जो आपकी इनकम हो गई 11,50,000।
क्लियर है ये पॉइंट? भाई आपकी सैलरी की इनकम है 11,50,000, प्लस अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती वो भी ऐड करता, कोई कैपिटल गेन की इनकम होती वो भी ऐड करता, कोई बिजनेस की इनकम होती वो भी ऐड करता, और कोई अदर सोर्स है तो वो भी ऐड करूंगा। अदर सोर्स की इनकम कितनी थी इसकी? 1,00,000। तो ये आ गया टोटल 12,50,000 रुपए की इनकम। ये जो आपकी इनकम है, ये रहा क्वेश्चन हमारा, तो इनकम आ गई 12,50,000। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या इस पे टैक्स देना होता है या कुछ डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन मिलती थी, अभी तक आपको समझाया 80C से 80U तक ये जो डिडक्शन है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, इनमें से मोस्टली डिडक्शन अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो अवेलेबल नहीं होती। यानी न्यू टैक्स रेजिम में ये घटाने को नहीं मिलता, जो मैं अभी आपको घटा रहा हूं 80C से 80U तक। न्यू टैक्स रेजिम में, अभी तो हम ओल्ड टैक्स रेजिम में कर रहे हैं, तो यहां तो घटाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं। आपने कौन सा चूज किया है? ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो यहां पे तो आपकी ये डिडक्शन घट जाएगी। ये रही ना आपकी 1,50,000 की डिडक्शन, ये तो अवेलेबल है। ओल्ड टैक्स रेजिम में 1,50,000 की डिडक्शन तो अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। लेकिन जब आप न्यू टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो कई सारी डिडक्शन अलाउड नहीं होती। अब आपके मन में आएगा कि भाई कौन सी डिडक्शन अलाउड होती है और कौन सी डिडक्शन अलाउड नहीं होती। तो ये हमारा ना इनकम टैक्स में जहां पे मैंने पूरी डिडक्शन पढ़ा रखी है, आपको डिडक्शन की 2 या 3 क्लास होगी, 2 क्लास के आसपास तो होती ही है, तो 2 क्लास में आपको इनकम टैक्स की पूरी डिडक्शन देखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि यहाँ डाल दो तो मैं इसमें अगली क्लास में कवर कर लूंगा, डिडक्शन थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारा पार्ट किसका है? इनकम टैक्स का पार्ट है, ठीक है। जब आप जॉब करोगे तो आपको, अभी मैं टीडीएस समझा रहा हूँ, आपको टीडीएस काटना है तो आपको एक लिस्ट मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको पढ़ के आपको पता चल जाएगा ये डिडक्शन मिलनी चाहिए, ये डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी तो हम डिडक्शन की बात कर रहे हैं। अभी मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज कर रहा हूं, ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में तो ये डिडक्शन मिल जाएगी, ये डिडक्शन मिल जाएगी। और आपकी जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? मेरे ख्याल से एग्जैक्ट 10 लाख हो जाएगी, सॉरी 11,00,000, 11,00,000 हो जाएगी। आप घटा दो इसे और आपकी जो इनकम आ गई कितने रुपए की आ गई है? 11,00,000 रुपए की। तो ये आपकी इनकम है, समझ आ गया। ग्रॉस टैक्स, नेट टैक्सेबल इनकम, आप इसे बोलते हो नेट टैक्सेबल इनकम। इस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट होगा। क्या ये इनकम निकालने आता है? अच्छा, यही अगर मैं न्यू टैक्स रेजिम के लिए चूज कर रहा होता, ये डिडक्शन तो मिल जाती। 11,50,000 की सैलरी की इनकम, अदर सोर्स 1,00,000, तो 12,50,000। लेकिन क्या ये वाली डिडक्शन मिलती? नहीं। तो अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम में चूज किया होता तो आपकी टैक्स वाली इनकम कितनी मानी जाती? 12,500,000। टैक्स वाली इनकम कितनी मानी जाती? 12,500,000, और उस पर टैक्स निकालना पड़ता अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में चूज कर रहे हो। तो यही मेन डिफरेंस आ जाता है कि भाई न्यू टैक्स रेजिम में, ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू में कई सारी डिडक्शन नहीं मिलती, कई सारी डिडक्शन नहीं मिलती। ओल्ड में आपको मोस्टली सारी के सारी डिडक्शन मिल जाती है, समझ आ गया। अच्छा, एचआरए वगैरह भी होती हैं जो आगे चल के हम समझेंगे। तो एचआरए वगैरह भी अगर आप न्यू टैक्स रेजिम की बात कर रहे हो, न्यू टैक्स रेजिम की, तो आपको नहीं मिलेगी। ओल्ड टैक्स रेजिम की बात कर रहे हो तो मिलेगी। यानी कुछ डिडक्शन है, कुछ क्या है? डिडक्शन। ये न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलती, ओल्ड में मिलती है। तो अभी तो ओल्ड कर रहे हैं, समझ आ गया, ये पॉइंट समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इन 11,00,000 की इनकम है, 11,00,000 पे देखना है हमें टैक्स कितना बनता है। तो सबसे पहले बताओ, 0 से 2.5 लाख तक जीरो टैक्स, 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही बताया। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको कितना देना है? 5%, यानी कि 12,500। 5 लाख से लेके 10 लाख तक कितना परसेंट? 20%, जो कि आपका बनता है बीच के अमाउंट पे ध्यान रखना। अच्छा, ये भी जो मैंने 5% कैलकुलेट किया, ये बीच के अमाउंट पे, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का अमाउंट 2.5 लाख है। उस 2.5 लाख का 5% 12,500, और इन दोनों के बीच का अमाउंट कितना है बताओ जरा? 5 लाख, उसका 20% कितना होता है? 1,00,000। समझ आ गया। अब 10 लाख से ऊपर भी इनकम है इसकी, तो 10 लाख से ऊपर जो भी होगी उस पे 30%, तो 10 लाख से ऊपर है 11 लाख तक, 10 लाख से 11 लाख तक कितना? 30%। 1 लाख का बीच का अमाउंट 1 लाख है, तो 1 लाख का 30% होता है 30,000। तो ये जो आपका टैक्स बन रहा है 1,42,500 रुपए, 1,42,500 आपका टैक्स बन रहा है। बट अगर 50 लाख से इनकम ज्यादा होती तो सरचार्ज भी जोड़ता, और अब सरचार्ज जुड़ता अगर, और रिबेट मिलती कब? रिबेट अंडर सेक्शन 87 है 5 लाख, न्यू ओल्ड में 5 लाख, न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख। ये बात याद रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में बिठा के रखनी। तो ये, और कौन सी इनकम देखते हैं? ये वाली, ये जो नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है ना, इस पे देखते हैं कि ये कितनी है। अगर ये 5 लाख से कम होती तो हम रिबेट दे देते, 87 है
12,500 या जितना टैक्स बनता उतना उसको रिबेट मिल जाता, बट यहाँ पे तो ऐसा रिबेट नहीं मिलेगा। 1,42,500 का इसका क्या बन रहा है, टैक्स। अब इस पे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो होता है आपका 4%, 5,700 रुपए। तो अब आप ये जोड़ दो, 1,48,200, तो कई लोगों ने गलत बताया था, ठीक है। तो 1,48,200 समझ आ गया, यानी इसका इतना टैक्स बनेगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा चलो इसी को आप मुझे फटाफट बता दो, न्यू टैक्स रेजिमे में, अगर ये न्यू टैक्स रेजिमे चूज करता है, अभी तो ओल्ड से समझा आपने, अगर ये न्यू टैक्स रेजिमे चूज करता है तो इसका कितना टैक्स बनेगा, फटाफट निकाल के दिखाओ। इसी आदमी का सेम, यही आदमी है, ये रही इनकम, अगर इसने न्यू टैक्स रेजिमे चूज किया है तो इसका कितना टैक्स बनेगा। ओल्ड में तो देख लिया आपने, न्यू में फटाफट बता दो आप मुझे, फटाफट बता दो। मैंने 22-23 ओल्ड स्कीम, और ये जो चल रहा है 23-24 चल रहा है। सर 11 लाख पे करें कि रिबेट उसको वैसे जो रिबेट मिली है उसको डिडक्शन मिली थी उसमें जोड़ना है? तो आप देखो ना, आपको किस तरीके, न्यू में जोड़ने की जरूरत नहीं है ना, आप डिडक्शन हटा के बात करो। आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 12,50,000 इनकम हो जाएगी आपकी, तो 12,50,000 पे टैक्स कैलकुलेट करो। 1,04,000। और कोई बताओ। एक लाख चार हजार कैलकुलेट करें, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं भाई, आप टाइम लगा रहे हो बहुत ज्यादा। तो आ जाते हैं भाई, किसी का न्यू टैक्स रेजिमे में इसी की इनकम कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी। सबसे पहले तो ये सैलरी लिखेगा, न्यू टैक्स रेजिमे के हिसाब से सैलरी कितनी है बताओ जरा, और बाकी नोट करते रहा करो, जो ऑनलाइन क्लास देख रहा है वो भी नोट करेगा ये सारी चीजें, कोई भी डाउट हो तो मैसेज करके पूछो। सैलरी की 12 लाख की इनकम है, माइनस 50,000 डिडक्शन, घटा के बाद कितनी की होगी, 11,50,000 रुपए की, ऐसे ही है। अच्छा अब इसमें क्या और कौन सी चीजें जुड़ सकती हैं, अदर सोर्स, और तो कुछ है नहीं इसकी इनकम, अदर सोर्स की इनकम है कितनी, 1 लाख। तो इसकी इनकम जो हो गई, वो इसकी इनकम हो गई 12,50,000। अच्छा ये जो डिडक्शन होती है एटीसी से एटीयू तक, इनमें से कुछ ही डिडक्शन होती है जो न्यू वाले पे मिलेगी। अभी मैंने जो डिडक्शन बताई आपको, मान लेते हैं वो न्यू वाले पे अवेलेबल नहीं है, तो अगर न्यू वाले पे अवेलेबल नहीं है तो डिडक्शन तो कुछ भी घटेगा नहीं, और इसकी जो डिडक्शन कुछ भी नहीं घटेगा, और आपकी 12,50,000 की ही टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। अगर आप न्यू टैक्स रेजिमे चूज करते हो तो टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी है, 12,50,000। समझ आ गया। तो मेन डिफरेंस तो यही है न्यू और ओल्ड में, कि कुछ डिडक्शन न्यू वाले में नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ जाती है। देखो उसकी इनकम टैक्स वाली कितनी थी,
ओल्ड में कितने, ये मैंने यहाँ पे 11 लाख थी ना, 11 लाख थी, और इस बार कितनी आ गई है 12,50,000। चलो टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? ओल्ड स्कीम में क्या रेट था बताओ? 0 से 3 लाख तक, 3 लाख ओल्ड वाले में क्या रेट था? 0 से, सॉरी न्यू वाले में, न्यू वाला हम देख रहे हैं 0 से 3 लाख तक 0%, कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 6 लाख तक बताओ बताओ 5%, जो कि होता है बीच वाले अमाउंट के 3 लाख का 15,000। 6 लाख से 9 लाख तक 10%, जो कि होता है 30,000। अब तो समझ आ रहा होगा ये। 9 लाख से लेके 12 लाख तक बताओ बताओ 15%, ये कितना? 45,000। और 12 लाख से ऊपर 12,50,000 तक, यानी बीच के 50,000 वाले पे कितना कितना 20%, बताओ 10,000। अब ये टोटल करो, आपने एग्जैक्ट बताया 1 लाख, एग्जैक्ट आ रहा है 1 लाख। अच्छा 1 लाख एग्जैक्ट आ गया, तो क्या इतना ही टैक्स देना है या इसमें सरचार्ज भी जोड़ना होता अगर 50 लाख से ज्यादा इनकम होती तो अब आप क्या जोड़ोगे? सरचार्ज। ये सही आपने कैलकुलेट करके बताया ना? ठीक है, अब आप बताओ सरचार्ज, सॉरी सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना बताओ? 4%, यानी कि 4,000, और आपका जो टैक्स बन गया 1,04,000। क्या ये बात समझ आई? अब तक पॉइंट समझ आ गया होगा कि भाई ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या फायदा है, न्यू टैक्स रेजिम में क्या फायदा है, किसके। अब बताओ किसको ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करना चाहिए? जिसकी डिडक्शन ज्यादा है, जिसकी डिडक्शन ज्यादा है वो ओल्ड चूज करें, कि ओल्ड में ज्यादा डिडक्शन घट जाएगी तो इनकम कम बचेगी, तो टैक्स कम लगेगा। जिसकी डिडक्शन नहीं है उसको क्या चूज करना चाहिए? न्यू, क्योंकि न्यू में टैक्स कम बनेगा। बाकी एक बात बता दूं, जब भी कोई जाता है तो वो हमेशा, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आप दोनों चूज करो ना, दोनों देखो, दोनों से कैलकुलेट करो, आपका जिससे टैक्स कम बन रहा है वो वाला चूज करो और रिटर्न फाइल करो। समझ आ गया? तो हर बार आपको कैलकुलेशन दोनों की करनी पड़ेगी। तो ये बात तो हो गई कि जिसकी 60 साल से कम एज है उसके लिए क्या रूल लगता है। अब अगर किसी की एज 60 साल से ज्यादा है, किसी की एज 60 साल से ज्यादा है, तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। वहां पे क्या था पहले? 2.5 लाख तक, अब क्या हो गया? 3 लाख तक, बस इतना सा डिफरेंस आया और कुछ नहीं। 3 लाख से 5 लाख तक वही 5%, 5 लाख से 10 लाख तक वही 20%, और 10 लाख से ऊपर वही 30%। तो इस पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या क्वेश्चन करें, आप आराम से घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं मेनली टीडीएस समझाना है, टीडीएस पे चलेंगे, और आज से हम टीडीएस प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। समझ आ गया ये पॉइंट? चलो इधर आ जाते हैं। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, यानी आपकी एज 8 साल से ज्यादा है, तो बस पहले वाले में डिफरेंस आएगा, जो 0 से 2.5 लाख तक 5 लाख था, और सॉरी 0% था, अब वो अब 0 से 5 लाख तक 0 हो गया, 5 लाख तक 0 हो गया। अच्छा 5 लाख के बाद वही रूल लगेंगे, 5 लाख से 10 लाख तक 20, और 10 लाख से ऊपर 30। तो ये सीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन को बेनिफिट दिया गया जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है। क्या पॉइंट समझ आया आपको? रिबेट सबके लिए सेम है, 5 लाख तक की रिबेट सेम है। तो होपफुली अभी तक ये सारे पॉइंट तो समझ आ गए होंगे। बट आप बोलोगे ये चलो ठीक है, ये तो समझ आ गया, ये तो भैया हमें आईटीआर में ये काम आना चाहिए ना, जो आप बता रहे हो, ये हमें यहाँ पे जॉब करते समय कैसे काम आएगा? ध्यान से सुनो। अब आप जब जॉब करने जाओगे, अब मैं आपसे अब क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉपर। आप हो कंपनी के अकाउंटेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट ने एक रूल बता रखा है। अब रूल सेक्शन के साथ याद रखना है। अब ये जो सेक्शन मैं बताने जा रहा हूं आज, और हो सकता है कि अगली क्लास में भी इसी सेक्शन पे बात चले, 192। अभी हम हो सकता है इस क्लास में और अगली क्लास में भी इस सेक्शन पे बात करें। ये सेक्शन दिमाग में बैठ जाना चाहिए, एकदम घुस जाना चाहिए दिमाग में, आपको समझ आ जाना चाहिए। सेक्शन 192 सैलरी पे टीडीएस काटने की बात करता है, कि अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो, ध्यान से सुनना, किसी को आप सैलरी दे रहे हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उसकी इनकम कैलकुलेट करनी है, कि उसकी पूरे साल में कितनी इनकम हो जाएगी, उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है, और उसके हिसाब से टीडीएस काटना है। तो आपका एज एन अकाउंटेंट काम क्या हो गया? एक बार बताओ, हर कंपनी सैलरी देती होगी भाई, हर कंपनी किसी ना किसी को सैलरी दे रही है, तो जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको भी किसी ना किसी को सैलरी देनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी इनकम भी ज्यादा इतनी हो जाए कि आप पे भी टीडीएस कटे। तो जब अकाउंटेंट का काम क्या होगा? जिसको भी सैलरी देनी है उसको देने से पहले कैलकुलेट करो क्या इस पे टैक्स बनता है, और अगर इसका टैक्स बनता है तो उस पे टीडीएस काट के फिर आप पेमेंट करोगे। कितना टीडीएस काटना है, अभी ये समझ आ गया आपको? कितना काटना है वो अभी देखेंगे, एक एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये पॉइंट समझ आया आपको? क्यों सिखा रहा था मैं, क्योंकि जब आप जॉब करने जा रहे हो, आप बैठ रहे हो, आप एज एन अकाउंटेंट काम करने जा रहे हो, तो आप सैलरी दे रहे हो, सबसे पहला काम, और ये सेक्शन याद हो जाना चाहिए 192। कल को मैं बोला
आप सो रहे हो और अचानक से आपकी नींद खुली, किसी ने बोला 192, तो आप तुरंत बोलना सैलरी का टीडीएस वाला सेक्शन है। तो ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, ठीक है। 192 आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, अभी याद कर लो, ये अभी याद हो जाना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से सेक्शन याद रखने, सारे याद रखा दूंगा मैं, सारे याद करा दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो याद करा दूंगा। 192 आप अपनी मेहनत से याद करो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि भाई टीडीएस काटना है मुझे, कैसे काटना है। एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना। आप अकाउंटेंट बन गए और एक आदमी को जॉब पे आपकी कंपनी ने रख ली। अब इसके बारे में ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसकी एज बात करते हैं। एज है इसकी 55 ईयर्स, ठीक है, 55 ईयर्स है। आपकी कंपनी ने इसकी सैलरी फिक्स की 20 लाख रुपए, सॉरी 20 लाख नहीं, राउंड ऑफ में रखते हैं। राउंड ऑफ में क्यों रख रहा हूं बताऊंगा आपको। 2 लाख रुपए पर मंथ, यानी पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, 24 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी। ये आपने डिसाइड किया है, आपकी कंपनी ने इसको जॉब पे रखते ही ये डिसाइड किया है। इसके बाद इससे पूछा गया, ध्यान से सुनो, आप इससे पूछोगे एक और इनकम आपको पूछनी पड़ेगी, हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी की, कि भाई आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई लोन है। इनकम टैक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप कैसे कैलकुलेट करते हो। बट आपको इससे पूछना पड़ेगा कोई इनकम है, कह रहा नहीं भाई मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या लॉस नहीं है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में भी लॉस भी होता है, जैसे कि आपने लोन ले रखा है तो लोन पे ब्याज देते हो तो वो आपका लॉस माना जाता है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। आपने इससे पूछा कोई सर अदर सोर्स, कोई और तरीका आपका कमाने का, कह रहा नहीं भाई मेरा कोई अदर सोर्स नहीं है, मैं कोई और तरीके से कमाता नहीं। समझ आ गया। चलो अब मैंने इससे बोला सर कोई अगर डिडक्शन लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कह रहा हाँ भाई मेरा 80C से लेके 80U तक ये जो टोटल डिडक्शन, मेरे को 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिल सकती है अगर मैं लूं तो, अलग अलग सेक्शन में, 2-3 सेक्शन में जोड़ जाड़ के। ये ध्यान रखना, मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, अगर ओल्ड लेगा, ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करेगा तो ये डिडक्शन मिलेगी, अगर न्यू टैक्स रेजिम में चूज करेगा तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करोगे तो डिडक्शन मिलेगी, अगर न्यू टैक्स रेजिम में चूज करोगे तो ये वाली जो डिडक्शन में 80C से 80U तक आपको बताने वाला हूं, ये 2 लाख रुपए की नहीं मिलेगी। अभी क्लियर करते हैं। अब आप अकाउंटेंट हो, इसकी और कोई डिटेल नहीं, आप अकाउंटेंट हो। अब आपको रूल तो ये कहता है कि आपको किसी को सैलरी देनी है तो पहले उसका टैक्स कैलकुलेट कर लो और इसी साल टीडीएस काट लो, अगले साल तक का लफड़ा मत करो। अब आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इससे पूछना है कि सर आप न्यू टैक्स रेजिम में चूज करोगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम में। इसने बोला मैं तो सर दोनों में से जिसमें फायदा होगा वो चूज कर लूंगा, मान लेते हैं इसने बोल दिया। अब आप क्या करोगे, नॉर्मली मैं बताऊं डिफॉल्ट न्यू चूज हो जाता है, डिफॉल्ट जो रूल है वो अपने आप क्या चूज कर लेता है आपका, न्यू वाला। बाकी आपको ओल्ड भी चूज कर सकते हो, न्यू भी चूज कर सकते हो, आप सामने वाले की मर्जी है। बट आप तो अकाउंटेंट हो ना, आप फटाफट दोनों की कैलकुलेट करो, आप ओल्ड से भी टैक्स कैलकुलेट करो और न्यू से भी टैक्स कैलकुलेट करो, इसका टैक्स कितना बनता है और हर महीने उतना उतना टीडीएस काटेंगे। कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूं, पूरा करके दिखाता हूं। पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पॉइंट तो समझ आ रहा है ना कि भाई साहब अकाउंटेंट का काम क्या है, किसी को सैलरी देनी है तो आंख बंद करके नहीं दे देनी। अगर टीडीएस के रूल लग रहे हैं, अच्छा अगर इसकी इनकम 5 लाख से कम होती तो क्या टीडीएस काटता मैं इसका, क्योंकि इसका टैक्स ही बनता जीरो। और अगर इसका टैक्स ही जीरो बन रहा है तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं। टीडीएस क्या है, जो टैक्स बनेगा वो आपको टाइम से पहले काटना है। इसकी तो सैलरी बहुत ज्यादा है, दिख रहा है इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, तो इसका टीडीएस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप सबसे पहले ना दोनों ओल्ड से भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम और न्यू से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आप फटाफट ओल्ड से कैलकुलेट करना शुरू करो। ओल्ड से क्या होगा, जीरो, पहले तो इनकम देख लेते हैं भाई, टोटल इसकी इनकम कितनी मानी जाएगी, सैलरी की है 24 लाख। 24 लाख में से 50,000 तो डिडक्शन मिल जाएगी, 24 लाख में से 50,000 की तो डिडक्शन मिल जाएगी, वो सबको मिलती है, ओल्ड में भी न्यू में भी इस साल से। तो 23,50,000 रुपए आपकी सैलरी मानी जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा अदर सोर्स की कोई डिटेल नहीं दिया, हाउस प्रॉपर्टी की कोई डिटेल नहीं दिया, तो इसकी यही इनकम होगी। अभी हम ओल्ड के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या माइनस कर सकते हैं, डिडक्शन माइनस कर सकते हैं। कितनी डिडक्शन है बताओ जरा, इसकी जो डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए की है, तो ये भी माइनस हो जाएगी, 2 लाख रुपए की डिडक्शन माइनस हो जाएगी। तो इसकी जो सैलरी बच रही है वो कितनी बच रही है, 21,50,000 रुपए की इसकी टैक्सेबल इनकम है, ये जिस पे टैक्स लगना चाहिए। समझ आ गया। अच्छा इसमें और भी डिडक्शन होती है, वो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है। डिडक्शन की चाहो तो आप अलग से क्लास देख सकते हो डिडक्शन वाली, ठीक है, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ी है, नहीं तो आपके बैच में देखा जाएगा। अगर जैसा प्लान बनता है वो इनकम टैक्स का पार्ट है, वो इसका टीडीएस का पार्ट नहीं है, तो हम टीडीएस को जानबूझ के लंबा नहीं करेंगे। आप डिडक्शन इग्नोर करके चलो, अलग से देख सकते हो आप उसे। तो अभी क्या बताया मैंने कि भाई सैलरी में से डिडक्शन घाटा है और टैक्सेबल इनकम आ रही है 21,50,000 रुपए, ठीक है। अब इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो, 0 से 2.5 लाख तक
जीरो, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% जो कि बनता है 12,500, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% जो कि बनता है 1 लाख। ठीक है, पता है ना ये बात। और 10 लाख से 21,50,000 तक 30%। बताओ ये कितना हो रहा है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना सही सही। 3,45,000। ये फटाफट बताओ इसका टोटल कितना हो रहा है, 4,57,500। पहले तो ये बताओ क्या सरचार्ज लगना है इस पे, रिबेट तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर 5 लाख से कम इनकम होती, टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होती तो ही रिबेट मिलती, यहाँ रिबेट का तो कोई सवाल नहीं है। बताओ आगे। सरचार्ज भी नहीं लगेगा क्योंकि 50 लाख से ऊपर की इनकम पे ही सरचार्ज लगता है। तो अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा। ये फटाफट बताओ कितना लगेगा, 18,300। ध्यान रखना, बाकी क्रॉस चेक करते रहना कि भाई ये सही कैलकुलेशन हो रही है। हाँ, टोटल बता दो, 4,75,800 ये बताया आपने। ये इसका टैक्स बन रहा है, समझ आ गया, सारा टैक्स जोड़ जाड़ के इसका टैक्स बन रहा है 4,75,800। अब इधर बात करते हैं थोड़ा सा, न्यू पे भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना आपको, न्यू के हिसाब से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी आपको किसी की भी इनकम दोनों तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आपका काम है, सामने वाला खुद ही कहता है मुझे न्यू ही चाहिए, तो आपको कैलकुलेट ही नहीं, आप न्यू से कैलकुलेट करो। वो साफ कह रहा है मेरे को न्यू चाहिए तो न्यू से कैलकुलेट करो, वो कह रहा है मुझे ओल्ड चाहिए तो आप ओल्ड से कैलकुलेट करोगे। अच्छा, वो आपके भरोसे बैठा हुआ है, एक नॉर्मल इंप्लॉय को क्या ही इतना समझ आ रहा है, वो आपके भरोसे बैठा है, आप अकाउंटेंट हो सर, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा टीडीएस काट लो। तो आप दोनों कैलकुलेट करोगे और जिससे टैक्स कम बनेगा उतना टीडीएस काटोगे। समझ आ गया। चलो अभी ये तो पहला हो गया, हमने ओल्ड से कैलकुलेट कर लिया, न्यू से फटाफट कैलकुलेट करो। सैलरी कितनी थी, 24 लाख माइनस 50,000 तो घटा ही दोगे आप, तो 23,50,000 की सैलरी कैलकुलेट हो रही है। इसमें अदर सोर्स वगैरह इनकम कोई, कई लोग बताते ही नहीं जानबूझकर, नहीं बताए तो आप तो अकाउंटेंट हो ना, आपको क्या पता कि उसकी क्या इनकम है, नहीं बता रहा तो आप नहीं इसको कंसीडर कर सकते, तो आपके लिए यही इनकम है। अच्छा, क्या ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में तो डिडक्शन भी नहीं मिलने वाली, तो डिडक्शन भी भूल जाओ, तो जो टैक्स से डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगी। अच्छा, कुछ कुछ डिडक्शन अलाउड होती है, सारी नहीं बंद है, कुछ कुछ डिडक्शन अलाउड होती है। कौन कौन सी अलाउड होती है, जब आप डिडक्शन पढ़ोगे तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। तो अभी के लिए आपके लिए कितनी इनकम हो गई इसकी, 23,50,000, इस पे ही टैक्स देना है। अच्छा बताओ, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, 0 से 3 लाख तक 0%, न्यू स्कीम में यही रेट लगते हैं ना, कितना 0, 3 लाख से 6 लाख तक बताओ बताओ 5% जो कि होता है 15,000, 6 लाख से 9 लाख तक बताओ बताओ 10% जो कि कितना होता है 30,000, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, ये कितना होगा 45,000, और 12 लाख से लेके 15 लाख तक कितना 20%, ये कितना होगा 60,000। क्या 12 लाख से 15 लाख से भी ऊपर है, हाँ 15 लाख से 23,50,000 तक कितना 30%, बताओ ये कितना होगा 2,55,000 एग्जैक्ट। ठीक है, अब इसका टोटल बताओ 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 फटाफट बताओ, क्या कह रहे हो, पक्का ना 4,05,000 ये आपकी आ गई। अब इस पे क्या जुड़ेगा, सरचार्ज नहीं, सरचार्ज नहीं जुड़ेगा क्योंकि 50 लाख से ऊपर इनकम होगी तो ही सरचार्ज जुड़ता है। यहाँ पे क्या जुड़ेगा बताओ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना बताओ 16,200। अब ये फटाफट बता दो कितना हो जाएगा 4,21,200। तो सबसे पहला काम अकाउंटेंट का, जितनी इंफॉर्मेशन है उसके पास एम्प्लॉय की, उसके पास एम्प्लॉय की जितनी इंफॉर्मेशन है, जैसा जैसा अभी तक आपको समझाया, उसके हिसाब से वो दोनों रेजिमे से टैक्स निकालेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं वो कहता है मेरे को न्यू ही चूज करना है तो न्यू ही चूज करना है, ओल्ड चूज करना है तो ओल्ड ही चूज करना है, वो उसकी मर्जी है। अगर नहीं बोल रहा तो दोनों से निकालो, और दोनों में से टैक्स किससे कम बन रहा है, न्यू वाले से। तो आप बोलोगे सर आप न्यू टैक्स रेजिमे चूज करो, आपको फायदा है। अच्छा, मैं टीडीएस भी उसी हिसाब से काटूंगा, लेकिन टीडीएस कैसे काटोगे, देखो पूरे साल इसको इतना टैक्स देना चाहिए। आप एक काम करो, इसको 12 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, इसे 12 से तुरंत डिवाइड कर दो। 12 से डिवाइड करने से क्या होगा, हर महीने का टैक्स आपको पता चल जाएगा कितना होना चाहिए। बताओ जरा 35,100, तो आपके हिसाब से 35,100 रुपए आना चाहिए। ये आपकी पर मंथ टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, हर महीने इतना टीडीएस इसका काटते जाओ। क्या ये बात समझ आई, हर महीने आप 35,100 टीडीएस
काटोगे। यानी कि आप क्या करोगे, जब भी इसको सैलरी स्लिप इसकी बनाओगे तो सैलरी स्लिप में सैलरी का जो भी पार्ट होगा जैसे जैसे होगा, कितनी सैलरी की इनकम हो गई इसकी, कितनी हो गई, 24 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए मंथली हो गई। तो आपने 2 लाख रुपए मंथली सैलरी की, हर महीने की सैलरी, माइनस आप टीडीएस कितना काटोगे, 35,100। आप 35,100 टीडीएस काट लो, और टीडीएस काट के कितना अमाउंट बच रहा है, 1,64,900 रुपए। और आप हर महीने इसको इतनी सैलरी दे दो, हर महीने इतनी सैलरी दे दो, हर महीने आपको जो टीडीएस काटना पड़ेगा 35,100 काटना पड़ेगा। हो सकता है आप जब जॉब करने जाओ तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन टाइप का वो दे दे इंटरव्यू में, और आपसे बोले कि भाई आपको कैलकुलेट करके बताना इसका कितना टीडीएस काटेंगे। समझ आ गया? क्या आप बता दोगे किसी का कितना टीडीएस कटेगा, कौन से सेक्शन में कटेगा, कौन से सेक्शन में कटेगा, 192। अच्छा, टीडीएस काटने के बाद क्या आपको जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास? आप क्या रख सकते हो टीडीएस को, आप रख नहीं सकते। आपने किसी का टीडीएस काटा तो आपको वो 35,100 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराने पड़ेंगे, वो अलग चीज है, कैसे जमा कराओगे। अच्छा, इसके बाद जब इसका टीडीएस काटोगे तो इसको आपको लास्ट में, साल के अंत में आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई मैंने इतना इतना आपका टीडीएस काटा है, वो आपको उसको देना पड़ेगा। साथ साथ में आपको हर 3 महीने में, देखो टीडीएस की जो पेमेंट होती है जब आप टीडीएस काटते हो तो पेमेंट मंथली करनी होती है, हर महीने। जैसे इस महीने जो भी मैंने टीडीएस काटा वो अगले महीने में गवर्नमेंट के पास जमा कर दूंगा। डेट होती है 7 तारीख, वैसे मैं अभी ऐसे नहीं बता रहा आपको, डिटेल में नोट्स के साथ ही दूंगा वो सारी चीज, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बट ऐसे ही बता दे रहा हूं। आप किसी का टीडीएस काटते हो तो आपको 7 तारीख तक जमा करना पड़ता है। अगर आप 3 महीने में, 3 महीने तक आप काटोगे, ऐसे ही जमा करते रहोगे, 3 महीने बाद आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है 3-3 महीने की, कि आपने किसका किसका टीडीएस काटा है, उसकी डिटेल आप गवर्नमेंट को दे दोगे। समझ आ गया? भाई यही होता है, बहुत आसान होता है टीडीएस। सबसे पहले आपको समझना होता है कि भाई किसका टीडीएस काटना है और कितना काटना है, वो रूल समझने होते हैं। सबसे मुश्किल जो रूल है वो यही है, आपका सैलरी वाला पार्ट ही सबसे मुश्किल रूल है, जो सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर होनी चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो सारी चीज अगर आपको नहीं पता होती तो आप किसका कितना टीडीएस काटना है नहीं काट पाते, समझ नहीं पाते। समझ आ गया? चलो एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, और आप बताओ मुझे, मैं आपको पूरे 10 मिनट का, 5-10 मिनट का टाइम दूंगा, आप मुझे बताओगे कि भाई इसका कैलकुलेट टैक्स कितना, आपको टीडीएस कितना काटना है, एज एन अकाउंटेंट आप इसका टीडीएस हर महीने कितना काटो। समझ आ गया? चलो अच्छा, एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको पॉइंट बताता हूं। एक पॉइंट बताना है मुझे कि कई कंपनियों में, क्योंकि हम तो बहुत सारी कंपनियों का काम देखते रहते हैं, तो कई सारी कंपनियां हर महीने नहीं काट के कुछ और तरीके से काटती हैं, तो कैसे काटती हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि अगर किसी ने जॉब छोड़ दी और दूसरी जगह जॉब चला गया, वो उसका कैसे टीडीएस एडजस्ट होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें हम अगली क्लास में कवर करेंगे पूरा का पूरा। मतलब अगली क्लास भी हमारी मोस्ट प्रोबेबली 192 सेक्शन पे ही चलेगी, जिसमें आप मेनली कैलकुलेशन सीखोगे कि भाई कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेन चीज है प्रैक्टिकल, जितना ज्यादा आप समझ जाओ उस चीज को, उतना आपके लिए इजीली एक्सप्लेन करना होगा। आप आगे किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप किसी का टीडीएस इजीली काट सकते हो। तो ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, अगली पूरी क्लास हमारी 192 पे ही चलने वाली है, बट फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ, ठीक है। चलो मान लेते हैं कोई आता है हमारे पास, सैलरी की इनकम उसकी हमने रख दी सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ, 1.5 लाख रुपए पर मंथ हमने उसकी सैलरी फाइनल की कि भाई हम आपको दे देंगे, ठीक है। कोई अदर इनकम कोई नहीं है उसकी, कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई और कोई इनकम ही नहीं है, समझ लो उसकी। एक बात और बता दूं, अगर इसने ओल्ड स्कीम लिया, यानी ओल्ड टैक्स रेजिम चूज किया, ओल्ड टैक्स रेजिम चूज किया, तो मान लेते हैं कि ये 2.5 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकता है, 2.5 लाख की डिडक्शन ले सकता है, अगर इसने कौन सी, ओल्ड टैक्स रेजिम चूज किया। ये कौन सी, स्टैंडर्ड डिडक्शन से अलग बात कर रहा हूं। एक तो फिक्स है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ओल्ड लो तब भी मिलेगी, न्यू लोगे तो भी मिलेगी, लेकिन ये अलग से, मैं अलग से बता रहा हूं, अगर आप ओल्ड स्कीम, ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करते हो तो आपको 2.5 लाख की डिडक्शन, न्यू वाले में कोई डिडक्शन नहीं है, न्यू में अलग से कोई डिडक्शन मान लेते हैं कि इसको नहीं है, अगर न्यू चूज करता है तो इसको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली अलग से। समझ आ गया? अब आप सबसे पहले, आप एज एन अकाउंटेंट, आपको तो पहले आपको बताना है कि इसका हर महीने का टीडीएस कितना काटना चाहिए, इसका हर महीने का टीडीएस कितना काटना चाहिए, आप फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, आप तो दोनों निकालोगे, जिसमें कम टैक्स आएगा। देखो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो इंप्लॉय होता है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड हो जाता है, वो ये नहीं कहता कि मुझे न्यू चाहिए ओल्ड चाहिए। एक बात और बता दूं, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जो है न्यू है, डिफॉल्ट इस साल से डिफॉल्ट जो हो गया वो न्यू है, यानी आप कुछ नहीं बोलोगे, क्या हुआ, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो अपने आप कौन सा सिलेक्ट कर लेगा, न्यू टैक्स रेजिम में, और न्यू टैक्स के हिसाब से आपका टैक्स भरा जाएगा, अगर कुछ नहीं बोलोगे तो। पहले अपने आप ओल्ड होता था,
साकिब कर लोगे ये क्वेश्चन? किसको समझ नहीं आया? मैंने क्या बोला, आप अकाउंटेंट हो, ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, आप अकाउंटेंट हो, आप अकाउंटेंट हो, और आपने किसी को जॉब पे, मतलब आपकी कंपनी ने किसी को जॉब पे रखा, उसकी सैलरी फाइनल की गई 1.5 लाख रुपए हर महीने की 1.5 लाख रुपए, तो साल की 18 लाख हो जाएगी। ये तो क्लियर है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी, अगर आप ओल्ड स्कीम लेते हो, ओल्ड स्कीम टैक्स वाली, तो 2.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। एक 50,000 की डिडक्शन तो फिक्स है, वो 50,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाले को मिलती ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो तो आपको मिलती ही है, वो तो आपको मिलेगी। इसके साथ साथ अलग से आपको कितने की डिडक्शन दी जाएगी? 2.5 लाख की, अगर आप ओल्ड स्कीम लेते हो। क्यों? क्योंकि उसने कहीं अलग अलग एटीसी से एटीयू तक पैसे लगा रखे होंगे, जैसे कुछ एलआईसी में लगा रखा होगा, कुछ मेडिकल इंश्योरेंस से ले रखा होगा, कुछ अलग अलग चीजें। और अगर न्यू चूज करते हो तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो 50,000 वाली तो दोनों में है, उसके बाद कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आप बताओ, आप ऐसे केस में उसका पहले तो टैक्स ही देख लो कितना बनना चाहिए, और फिर आप कितना उसका टीडीएस काटोगे, फटाफट आप बता दो। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूं भाई, एक बार ध्यान से देख लो। क्या बताने वाला था मैं आपको, ये वाला। पहले तो आप एज एन अकाउंटेंट पहले ही डिसाइड कर लोगे, उससे पूछ लोगे ओल्ड चूज करना है न्यू चूज करना है, कुछ नहीं बोलता तो आप दोनों से निकाल के देख लो, आपका आपके लिए 2 मिनट लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, कई लोग क्या करते हैं, एक्सेल पे सॉफ्ट वो बना लेते हैं, एक्सेल पे सारी चीजें फिल कर लेते हैं, और आप उस पर बस अमाउंट डालो, अपने आप कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना टैक्स इतना टीडीएस काटना चाहिए। तो आपके लिए आसान है, आप ये सोचो कि हर कंपनी का ऐसे थोड़ा ना करोगे, बट आपको रूल तो पता होने चाहिए ना। आपको यहाँ पे मैं रूल बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद एक्सेल की सीट दे देंगे आपको, भाई ये सब डालो, एंटर करो, हो गया, काम खत्म, उसमें कुछ है ही नहीं। पर हाँ, रूल पता होने चाहिए, इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाती हैं। आप अगर आगे ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, किस तरीके से काम कर रहा है, ना कि एक्सेल पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो तो कोई काम ही नहीं हुआ, वो तो फिर एक छोटा बच्चा कर लेगा, एक्सेल पे अगर डिटेल डाल के आंसर निकालना है तो फिर वो तो कोई भी कर लेगा। आपको चीजों को समझना है, समझ आ गया? चलो बात करते हैं भाई ओल्ड स्कीम की। ओल्ड स्कीम के हिसाब से जीरो से पहले तो इनकम बता दो, इसकी इनकम कितनी मानी जाएगी भाई? इनकम पहले तो सैलरी छोड़ो, सैलरी बताओ। सैलरी है 1.5 लाख रुपए पर मंथ, तो 18 लाख रुपए साल की, 18 लाख रुपए साल की, तो 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल ही जाता है, तो आपकी इनकम 17.5 लाख हो गई। अब क्योंकि आपने ओल्ड स्कीम चूज किया है, ओल्ड के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपने ओल्ड चूज किया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी से एटीयू तक, कितनी मिल रही है? एटीसी से ईटीयू तक कुछ कुछ डिडक्शन है जो आपको मिल जा रही है, कितनी? 2.5 लाख रुपए की। तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 15 लाख। जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो 15 लाख की है। अब फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 2.5 लाख तक 0%, यानी कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, यानी कि 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक 20%, यानी कि 1 लाख रुपए। ठीक है, और 10 लाख से 15 लाख तक 30%, यानी कि 5 लाख का 30%, 1.5 लाख। ये कितना आ गया टोटल? 2,62,500। और इस पे क्या लग जाएगा? क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, आपने बताया 10,500, ये टोटल कितना हो गया? 2,73,000 रुपए। तो अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में चूज किया होगा तो आपका जो टैक्स बनेगा पूरे साल का वो बनेगा 2,73,000। चलो बात करते हैं अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम में चूज किया होगा, फिर पहले तो इनकम देख लेते हैं भाई। सैलरी तो वही 18 लाख थी, माइनस 50,000 की डिडक्शन मिल जाती है आपको, तो आपकी जो सैलरी बनती वो 17.5 लाख की बनती है, सही है। अब 17.5 लाख में आपको कोई डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो आपकी यही टैक्सेबल इनकम है। अब इस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, जो कि बनता है कितना? 15,000 रुपए। 6 लाख से 9 लाख तक 10%, जो कि बनता है 30,000। ठीक है, और 9 लाख से 12 लाख तक
15% जो कि बनता है 45,000, और 12 लाख से 15 लाख तक 20% जो कि बनता है, ठीक है ना। अब बताओ टोटल टोटल अच्छा सॉरी 15 से भी आगे इनकम है इसकी, सॉरी 15 से भी ज्यादा इनकम है इसकी, 15 लाख से 17,50,000 तक 30%, ऐसा ही है। तो बीच के 2.5 लाख का 30% कितना हो जाएगा, ये 75,000। चलो अब ये टोटल बता दो, 2,34,000 पक्का, सबका यही आ रहा है पक्का। और फिर इसमें क्या जोड़ोगे आप, भाई एक बार कैलकुलेट कर लेना सही सही, तो आप बताओ ना मुझे। 2,25,000 आ रहा है, 2,25,000, और इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना जोड़ोगे आप, 4%। एक बार चेक कर लेना भाई कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। 4% कितना आ रहा है, 9,000, 9,000, फिर कितना हो गया, 2,34,000, ये टैक्स बन रहा है। अब आप बताओ दोनों में से उस बंदे को कौन सा चूज करना चाहिए रेजिमे। आप बोलोगे डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजिम है, न्यू में फायदा है इसको 2,34,000 रुपए का। लेकिन बात ये नहीं थी कि टैक्स कितना बन रहा है, बात ये थी कि आप टीडीएस कितना काटोगे। आप क्या कहोगे कि भाई 2,34,000 पूरे साल की इनकम है उस भाई की, पूरे साल की इनकम है 2,34,000, मेरे पास काम कितने दिन करेगा, ये 12 महीने पूरे, हर महीने का टीडीएस मुझे कितना काटना चाहिए, 19,500। तो ये टीडीएस पर मंथ आपको काटना पड़ेगा, हर महीने आपको कितना टीडीएस काटना पड़ेगा, 19,500। यानी जो आप इसकी सैलरी दे रहे हो, कितनी दे रहे हो बताओ जरा, 1.5 लाख रुपए। वो 1.5 लाख में से आप ऐसा बोलोगे सैलरी 1,50,000 माइनस आप इसको क्या काट लोगे, इसका टीडीएस 19,500। समझ आ गया कितना भाई, 1,30,500। क्लियर हो गया क्या। इतनी इतनी सैलरी आप देते रहना, सैलरी से कोई मतलब नहीं है। अब आपको किससे मतलब है, टीडीएस से, अंडर सेक्शन बताओ बताओ 192। क्या पॉइंट समझ आया, टीडीएस अंडर सेक्शन 192। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके ऊपर ही। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो बता रहा हूं। सबसे पहला, सैलरी पे टीडीएस किस रेट से कटता है, सैलरी पे जो टीडीएस है वो किस रेट से कटता है, आप बताओ किस रेट से कटता है, बोलो बोलो। सैलरी पे जो टीडीएस है वो किस रेट से कटता है, आप बोलोगे कोई रेट नहीं है, स्लैब रेट से कटता है, स्लैब रेट से, यानी टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ये जवाब देना आपको, स्लैब रेट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि भाई सैलरी पे टीडीएस कौन से रेट से कटता है। तो कई लोग हड़बड़ी में, जिनको आता नहीं है वो कहते हैं 10% से कटता है, कोई कहता है 12% से कटता है। नहीं भाई, कितने से कटता है, स्लैब रेट से, यानी आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके बाद अच्छा, और दूसरा सेक्शन पूछता है कि भाई सैलरी पे अगर टीडीएस काटना है तो कौन से सेक्शन में कटेगा, तो 192। समझ आ गया अभी तक, ये जितनी बातें मैंने बताई भाई, बेसिक कैलकुलेशन तो समझ आ गई, ठीक है। लेकिन अभी इसको एडवांस लेवल पे अगली क्लास में हम लेके चलेंगे। एडवांस लेवल पे, एडवांस लेवल पे क्या क्या, ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। एक तो आइडिया दे रहा हूं, फिर एक पॉइंट और बताना है मुझे। आइडिया क्या, एडवांस लेवल पे भाई किसी ने जॉब 3 महीने इधर की 9 महीने उधर की, फिर क्या करेगा, कैसे टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है। किसी ने और अपनी इनकम बता दी कि भाई मेरी ये इनकम भी है, मेरी ये खर्चे भी हैं, तो वो कैसे आप एडजस्ट करोगे। तो वो सारी चीजें हम अगली पूरी क्लास हमारी कैलकुलेशन के ऊपर ही होगी। अच्छा, कोई 3 महीने जॉब ही नहीं किया, सिर्फ 9 महीने ही जॉब किया है, तो उसका टीडीएस कैसे काटोगे, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और, किसी ने और भी झंझट हो सकते हैं, क्या क्या, कुछ कंपनियां होती हैं पूरे हर महीने टीडीएस ही नहीं काटती, वो कहते हैं लास्ट के 3 महीने में काटेंगे। तो वो भी रूल आपको बता दूं, क्या पता आप ऐसी कंपनी में चले जाओ जॉब करने जो लास्ट के 3 महीने में टीडीएस काट रही है, तो भाई आपको वो पॉइंट भी समझ आना चाहिए। लेकिन वो रूल नहीं है, रूल क्या कहता है, हर महीने काटो, रूल कहता है हर महीने काटो। बट फिर भी कुछ कंपनियां लास्ट के 3 महीने में ही काटती हैं, मैं देखा है बहुत कंपनियों को देखा लास्ट के 3 महीने में ही काटती हैं। तो भाई लास्ट के 3 महीने में अगर काटने को आपको भी बोला जाए एज एन अकाउंटेंट, तो आप कैसे एडजस्ट करोगे उसको, वो पॉइंट समझाना है। तो अगली पूरी क्लास हमारी प्रैक्टिकली होगी, सारी की सारी प्रैक्टिकली क्लास होगी। 192 को हम डिटेल में समझ लेंगे, आप टीडीएस कैसे कैसे काटोगे, समझ आ गया। अच्छा, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, ये तो हमारे पर्सपेक्टिव से हमें तो टीडीएस काटना है, बट जिसका टीडीएस कटा है उसका सीन क्या होगा। उसका सीन बड़ा सिंपल सा है। मान लेते हैं, ध्यान से सुनो, इसी बंदे की बात करते हैं। मान लेते हैं इसका नाम रोहित था, ये रहा रोहित, और रोहित का आपने टीडीएस काटा। कैसे काटा, आपने अभी बोला भाई 1.5 लाख की सैलरी है, हर महीने में टीडीएस कितना काट लूंगा, 19,500, ये आपने बोल दिया। और हर महीने आप काटते रहे काटते रहे काटते रहे, साल खत्म हो गया। साल खत्म होने के बाद रोहित को क्या करना है, ध्यान से सुनो, रोहित को, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज बता रहा हूं आपको, ये इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से। रोहित को क्या करना है, साल के अंत में अपनी आईटीआर फाइल करनी है।
आईटीआर फाइल करेगा तो अपनी इनकम बताएगा, गवर्नमेंट को बताएगा मेरी इनकम है 18 लाख रुपए सैलरी के हिसाब से। अगर कोई और इनकम है तो बताएगा, कोई और इनकम नहीं है तो नहीं बताएगा। अच्छा, फिर अपना पूरा टैक्स बताएगा कैलकुलेट करके कि मेरा टैक्स कितना बनता है। अगर न्यू चूज करता है तो वो बोलेगा 2,34,000 टैक्स बनता है मेरा, 2,34,000 टैक्स बनता है, जो कि ऑलरेडी टीडीएस में मैंने पे कर दिया है। मेरा कितना टैक्स बनता था भाई, अपनी आईटीआर फाइल करके आप अपना टैक्स ही तो पे करते हो। आईटीआर फाइल किया और आपने बताया कि मेरा टैक्स बनता है 2,34,000, जो कि मेरा टीडीएस में पूरा का पूरा कट गया है, पहले से ही कट गया है, और मेरी आईटीआर फाइल्ड, मुझे अब कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2,34,000 मेरा टैक्स बनता था और 2,34,000 मेरा पहले ही टीडीएस में कट चुका है। तो मेरे को कोई भी आईटीआर फाइल करने की, मतलब आईटीआर तो फाइल करेगा बट कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जा चुका है। क्या ये पॉइंट समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पॉइंट समझ आया? अच्छा, आप कहोगे जरूरी है कि भाई इतना ही टैक्स बने? हो सकता है उसकी 2-3 इनकम और आ जाए बीच में, क्या ही पता, लॉटरी जीत जाए, कुछ भी हो जाए। तो हो सकता है उसकी इनकम 18 की जगह जब वो आईटीआर फाइल करे तो उसकी इनकम 20 लाख, बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। और मान लेते हैं उसका टैक्स बन रहा है 2.5 लाख, मान लेते हैं, अभी मैं रफली बोल रहा हूं, मान लेते हैं उसका टैक्स बन रहा है 2.5 लाख, तो वो आईटीआर भरते समय गवर्नमेंट को बताएगा कि मेरी इनकम जो है वो तो 20 लाख है, और इसके हिसाब से मेरा जो टैक्स बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 2.5 लाख का। लेकिन कुछ तो टैक्स में टीडीएस की तरह से भर चुका हूं, कितना भर चुका हूं, 2,34,000, तो मैंने 2,34,000 तो पहले भर दिए थे, तो उसकी टेंशन मत लो, बाकी का 16,000 का टैक्स और मैं पे कर दूंगा। समझ आ गया? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है दोनों, मैं क्या कह रहा हूं? अगर जिसका जितना टैक्स बनता है उतना ही टीडीएस कटा है, आईटीआर तो सबको फाइल करनी है, अगर आपका टीडीएस कटा है तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। आप आईटीआर फाइल करोगे और आईटीआर फाइल करके अगर आपका कोई और टैक्स नहीं बन रहा, जितना बनता है टैक्स उतना आपने पहले ही पे कर दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको रिटर्न फाइल करते समय कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टैक्स पहले ही कट के गवर्नमेंट के पास जा चुका है। समझ आया? अच्छा, अगर आपका जो टैक्स कट के गया है किसी भी रीजन से, मान लेते हैं कि आपका टीडीएस काटते समय उसने बोनस कैलकुलेट नहीं किया जिसकी वजह से, या कुछ भी चीज है, या आपकी अदर इनकम आ गई जिससे आपकी इनकम बढ़ गई, तो आपका टीडीएस कम कटा था लेकिन आपका टैक्स बन रहा था ज्यादा, जब आपने आईटीआर फाइल की है तो आपके टैक्स बन रहा था ज्यादा बट आपका टीडीएस कटा था 2,34,000, ऐसे केस में आपको 16,000 रुपए का टैक्स और गवर्नमेंट को देना पड़ जाएगा। बस भाई, जो टैक्स जमा हो चुका है वो जमा हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया? वो तो वो आप पूरा निकालोगे ना, जैसे आप निकालते हो वैसे निकालोगे, ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करोगे। आपका क्वेश्चन था कि इसमें कैसे ये आईटीआर पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा, वो प्रॉपर करेगा अपना, यानी ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करना होगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा, न्यू चूज करना होगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा। ये दोनों बात समझ आ रही है? एक लास्ट पॉइंट और हो सकता है जो मैं आपको समझा रहा हूं। मान लेते हैं कि टीडीएस आपका कट गया ज्यादा, बट बाद में आपको कुछ लॉस हो गए, हो सकते हैं लॉस। अब आप बोलोगे कैसे, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होते हैं, कैपिटल गेन में कैपिटल लॉस होता है, बहुत सारे होते हैं, जिससे आपकी इनकम गवर्नमेंट दिखा रही थी कि आपका जो टीडीएस कटा है वो 18 लाख पे कटा, बट इनकम कम हो गई। जब आप अपनी आईटीआर फाइल करने जा रहे थे, कुछ भी हो सकता है, ध्यान से सुनो, बात को समझो, आईटीआर जब फाइल करने जा रहे थे, और भी रीजन हो सकते हैं, आपकी सैलरी ही कम आई, मान लेते हैं आपकी सैलरी तो हर महीने कट रही थी, टीडीएस कट रहा था, लास्ट महीने आप जॉब ही नहीं जा पाए, जॉब नहीं गए तो आपकी इनकम नहीं आई, इनकम नहीं आई तो लेकिन टीडीएस तो आपका पहले ही कट चुका था, कुछ भी रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपकी इनकम कम हो गई, आपका 2,34,000 का टीडीएस पहले ही कट चुका है, मान लेते हैं 2,34,000 का टीडीएस कट चुका है, और जब आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो तो जो आपका टैक्स बन रहा है वो सिर्फ 2 लाख बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ये सीधी सी बात है। आप जब आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आपका टैक्स बन रहा है सिर्फ 2 लाख किसी भी रीजन से, लेकिन आपका जो टीडीएस पहले से ही कट चुका है वो कितना कट चुका है, 2,34,000। ऐसे केस में आप गवर्नमेंट को बोलोगे, ध्यान से सुनना, आप गवर्नमेंट को क्या बोलोगे, सर मेरी इनकम तो, टैक्स तो मेरा 2 ही लाख बन रहा है बट मेरा टीडीएस कट के आपके पास 2,34,000 चला गया है। ऐसे केस में आप वो जो 34,000 मेरा फालतू गया है आपके पास, वो आप क्या कर दो, रिफंड, क्या कर दो, रिफंड। और गवर्नमेंट ये रिफंड भी कर देती है, गवर्नमेंट इजीली रिफंड कर देती है। प्रॉब्लम कहां आती है, जीएसटी की रिफंड में, जीएसटी के रिफंड में दिक्कत आती है। इनकम टैक्स का रिफंड कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपका टीडीएस कटा है गवर्नमेंट के पास, आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे और आपका जो एक्स्ट्रा पैसा गया है वो गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। समझ आ गया? अच्छा, गवर्नमेंट अगर लेट रिफंड करती है तो विद इंटरेस्ट रिफंड करेगी, ब्याज भी देगी आपको, इंटरेस्ट भी देगी उस पर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो दो तरीके से हम समझ रहे हैं, एक तो भाई हम तो टीडीएस काटने वाले हैं, हमें क्या करना है, और दूसरा अगर किसी का टीडीएस कटेगा तो उसको क्या करना है, उसको नॉर्मल आईटीआर फाइल करनी है, उसके लिए हमारा इनकम टैक्स वाला कोर्स अलग है जिसमें मैंने बता रखा है आपको इनकम टैक्स कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गया आपको? ये पॉइंट सारा क्लियर है? आज की क्लास हम ऑफ कर सकते हैं और अगली क्लास के लिए
हम 192 को पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में खत्म कर लेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन, और हाँ, आपका एक क्वेश्चन है तो पूछो। जैसे कि ओल्ड रिजीम में कभी वो हमें रिबेट मिल गई 1.5 लाख, कभी 2.5 लाख, तो किसके अकॉर्डिंग मिलती है, सैलरी के अकॉर्डिंग? आपने बोला कि ये जो डिडक्शन है, आपका क्वेश्चन है कि सर ये जो डिडक्शन है, कभी आपने किसी क्वेश्चन में 1.5 लाख लिख दिया था, किसी में 2.5 लाख लिख दिया था। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने डिडक्शन के टाइम पे बताया था कि कुछ सेक्शन बने हुए हैं 80C से 80U तक, याद आ रहा है? और मैंने बोला था इनमें गवर्नमेंट ने बता रखा है आपको, जैसे आपने LIC में पैसा लगाया, गवर्नमेंट चाहती है कि आप गरीब ना हो, आपने LIC में पैसा लगा रखा है तो हम उतनी इनकम छोड़ देंगे। या फिर आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो उतनी इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे। या फिर अगर आप कई लोग विकलांग होते हैं, कई लोग विकलांग होते हैं तो उन पे भी गवर्नमेंट छोड़ देती है कुछ पैसा आपको टैक्स देने की, जो हैंडीकैप्ड बोलते हैं जिसको, तो भाई आपको उस पे नहीं। या फिर किसी को कोई सीनियर कोई सीवियर बीमारी होती है, उस पे भी गवर्नमेंट को डिडक्शन दे देती है, कोई बीमारी का इलाज करा रहा है। तो ऐसे कई सारे रूल बने हुए हैं। अगर आपने यहाँ पैसा लगाया, यहाँ तक कि डोनेशन पे भी है कि अगर आपने डोनेशन किया तो वो भी डिडक्शन मिल जाएगी। समझ आ गया? ऐसे कई सारे रूल हैं। और सैलरी में तो एक कुछ जो सबसे ज्यादा डिडक्शन मिलती है वो मिलती है HRA में, जो मैं आपको डिडक्शन वाले पार्ट में ठीक से समझाऊंगा। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, तो इस पे भी डिडक्शन मिलती है। तो ये बहुत सारे केस होते हैं, डिपेंड करता है आपने कहां कहां पैसा लगाया, उसके हिसाब से आपको डिडक्शन मिलती है। तो और लेकिन न्यू वाले में वो रूल हटा दिया गया है, और न्यू वाले में कुछ ही डिडक्शन मिलेगी आपको, सारी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप देख रहे हो अभी तक आपने जितना भी कैलकुलेट किया उसमें न्यू वाले में टैक्स कम बन रहा था, देख रहे हो? तो न्यू वाले में हमेशा टैक्स कम बनता है, तो गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया लेकिन डिडक्शन हटा दी कि भाई डिडक्शन के भी फायदे लोगे, टैक्स भी कम दोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। पर किसी की डिडक्शन ज्यादा है तो वो ओल्ड चूज करेगा। पॉइंट अब तक क्लियर हो गया होगा पक्का? हम क्लास ऑफ कर दें और अगली क्लास में हम 192 फाइनल करेंगे। उसकी अगली क्लास में नए नए रूल सीखेंगे, जैसे 193 क्या होता है, 194 क्या होता है, बहुत सारे और TDS के सेक्शन होते हैं वो भी समझेंगे और साथ साथ याद कर लेंगे। आप भरोसे मत बैठना कि बाद में याद करेंगे, आपको तुरंत ही याद करना है साथ साथ। ठीक है, क्लास ऑफ करते हैं फिर हम।